स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की कुछ जानकारियाँ लेकर के आए। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, अर्थात पर्यावरण के बारे में जानकारी। आज हम लोग इस टॉपिक में पर्यावरण से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ लेंगे और आगे इस पर्यावरण से जुड़ी जानकारियों को अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परिजोड़ आवरण, अर्थात चारों ओर का कवच। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है कवच, अर्थात हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण का अर्थ ही हम समझेंगे कि हमारे चारों ओर सारी चीजें जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं या पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों पर्यावरण अध्ययन करेंगे और पर्यावरण शिक्षा लेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको समझेंगे। आज विश्व के वैश्वीकरण के दौर में हर देश आगे विकासशील होता जा रहा है और मनुष्य अपने तौर तरीके बदल रहे हैं। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि हो रही है और भी बहुत ऐसी गतिविधियां हैं जिसके कारण पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस परिवेश में रह के अपने आसपास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें ताकि हमारा जीवन अच्छे से चलता रहे। अर्थात अगर पर्यावरण का संतुलन खराब होगा तो हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि प्रदूषण के दौर में आज हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती है और उन बीमारियों से हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम अपनी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें और पर्यावरण की जानकारी से आगे लोगों को भी अग्रसर करें। तो पर्यावरण विभिन्न तत्वों का एक समूह है जिनसे मिलकर के पूरा वातावरण चलता है और अगर इस समूह में एक भी तत्व की कमी आ जाती है तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। अर्थात मानव, जीव जंतु, वनस्पतियां, चट्टानें, मृदा आदि ऐसे ढेर सारे तत्व हैं जो हमारे पर्यावरण में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी होती है तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इसलिए हमें इन तत्वों को संतुलित प्रकार से बनाए रखना है ताकि पर्यावरण हमारा अच्छा रहे और हम ऐसे परिवेश में रहें जिनमें हम स्वस्थ रह सकें, अर्थात हमारा पर्यावरण स्वस्थ रह सके। अब हम जानते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। पहला है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। तो पहले समझते हैं भौतिक पर्यावरण क्या है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वैसी सारी चीजें आती हैं जो मानव के अंदर नहीं होती, अर्थात मानव के कंट्रोल से बाहर है। भौतिक पर्यावरण में प्रकृति उन सारी चीजों को स्वयं ही कंट्रोल करती है जो प्रकृति ने बनाई है, और जैविक पर्यावरण में मनुष्य आदि आते हैं। तो पहले भौतिक पर्यावरण को समझते हैं। जैसा कि भौतिक पर्यावरण में हमने जाना कि यह प्रकृति के सीधे नियंत्रण में रहता है, अर्थात इस पे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
तो इनमें क्या क्या चीजें हैं और इनके अंदर हम क्या क्या और जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल, समताप मंडल, जलमंडल। मुख्य रूप से भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमें ये तीन चीजें जाननी है। इन तीन चीजों की जानकारी आवश्यक है। पहला है वायुमंडल, फिर समताप मंडल और जलमंडल। तो वायुमंडल क्या है? यानी हमारा वायुमंडल एक गैसीय आवरण होता है। गैसों के मिश्रण से बना आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। इसमें विभिन्न ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी भी हैं और जरूरी नहीं भी हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों का मिश्रण जानते हैं और इनके परसेंटेज क्या है ये जानते हैं। जानेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन से घटक हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन, अर्थात वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78.07% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, 20.95%। अर्थात जो हमारी प्राणवायु है ऑक्सीजन यह 20.95% पाई जाती है। फिर है ऑर्गन, जिनको कि हम लोग निष्क्रिय गैस भी जानते हैं, 0.93%। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.03%। फिर है हीलियम, 0.0052%। फिर है नियॉन, 0.0018%। आगे और भी गैसें हैं जिनके प्रतिशत हम जानेंगे। क्रिप्टॉन, 0.010%। क्रिप्टॉन गैस की प्रतिशत मात्रा है 0.0010। फिर है मीथेन, 0.0015%। फिर है हाइड्रोजन, 0.00005%। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, 0.000, इनकी भी प्रतिशत मात्रा इनके ही बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर 0.005%। और गैसें हैं जिनमें है ओजोन, जिनके कारण हमारी पराबैंगनी किरणें हमें आहत नहीं पहुंचाती है। यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 0.00007%। इसलिए कहा जाता है कि प्रदूषण कम से कम करें, प्रदूषण ना करें, ताकि हमारा ओजोन लेयर खराब ना हो और इनके वजह से जो हमारी पराबैंगनी किरणें हमें हानि नहीं पहुंचाती है। अगर इनमें छेद हो गया और अगर यह धीरे धीरे खत्म हो गया तो हमें सूर्य की विकिरणों से ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर ज़ीनॉन, 0.00009%। तो हमने देखा कि इन गैसों के मिश्रण से पूरा वायुमंडल बना है और वायुमंडल
पृथ्वी के तल से 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुमंडल को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल। हम सभी ने बचपन में ये पढ़ा है कि वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण घटकें हैं। तो आज इनकी जानकारी हम पुनः प्राप्त करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पोल से अर्थात ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है और विषुवत रेखा से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दूसरा है समताप मंडल। यह क्षोभ मंडल के बाद पाई जाती है और इनमें तापमान स्थिर रहता है। समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, परंतु 20 किलोमीटर के बाद इनके तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वहां ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को शोषित करके रखती है और जिसके कारण वहां तापमान में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखेंगे कि 20 किलोमीटर के बाद समताप मंडल में तापमान की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। परंतु यहाँ समताप मंडल मौसमी हलचलों से बिल्कुल मुक्त रहता है। यहाँ पे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समताप मंडल में मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण से समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श स्थिति में मानी जाती है। अर्थात इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श स्थिति दर्शाई जाती है। तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। यहां पर तापमान में एकाएक गिरावट देखने को मिलती है। फिर है आयन मंडल। अस्सी से 640 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है और इनमें विद्युत आवेशित कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है बाह्य मंडल। यह 640 से 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुमंडल आयन मंडल के बाद 640 से 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है और 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल पूरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अंतरिक्ष अर्थात खाली स्थान से। वायुमंडल के बाद दूसरा है स्थल मंडल। स्थल मंडल से अर्थात स्थल से यानी भूमि से है, यानी पृथ्वी का 29% भाग
स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल में भूमि, पेड़ पौधे, चट्टान आदि आते हैं और इनमें मुख्यतः मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे रहते हैं। भूमि पूरी की पूरी 29% तक पाई जाती है, बाकी 71% जल का होता है। पृथ्वी का 71% भाग जल का होता है। इस स्थलमंडल में जो एक विशेष शब्द है यह मृदा है, क्योंकि स्थल का अर्थ भूमि से होता है, मिट्टी से होता है, और मृदा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, यहाँ अपने लिए वनस्पति उपजाते हैं और उनसे अपना भरण पोषण करते हैं। तो मृदा कैसे बनती है, मृदा का क्या कार्य है हमारे जीवन में? मृदा मुख्यतः सैलों के अपक्षरण से बनती है। पृथ्वी के भीतर जो मैग्मा पाए जाते हैं उनमें शैलों का निर्माण होता है, शैलों के अपक्षरण से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का मुख्यतः निर्माण शैल, जलवायु, स्थलाकृति, स्थलाकृति से अर्थ है चट्टान से, पेड़ पौधों से आदि, उनके मिश्रणों से मृदा का निर्माण होता है और इसी मृदा में पौधों के लिए एक जीवन दान है, जिससे कि पौधे उपजते हैं और हम उन पौधों से अपना भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट है जलमंडल। जैसा कि इसके पीछे टॉपिक में हमने देखा कि स्थलमंडल 29% पाया था, बाकी 71% 71% भाग जलमग्न होता है, जल से भरा होता है। परंतु ये 71% भाग जो जल से भरा होता है, ये सारा जल एक ही जगह पे नहीं है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पे बहुत कम है। इसीलिए आज दिन हमारे साथ जल की समस्या होती है, कहीं सूखा आता है, कहीं बाढ़ हो जाता है, तो ये सारी चीजें जलमंडल के ही अंतर्गत आती हैं। जल में लवणों के आधार पे अर्थात खनिजों के आधार पे इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है अलवणीय, दूसरा है खारा और तीसरा है समुद्री जल। जल को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो आज के विषय में हमने जाना कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं और पर्यावरण की जानकारी हमें क्यों आवश्यक है। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।